हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थोड़ा ना पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि माँ बाप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो आप लोगों को ये फ़र्ज़ बनता है ना मेहनत करने का, तो कीजिए ना। कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है ना, वो थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो है नहीं, बस समय आप लोग ख़राब करोगे अपना भी। तो पढ़ने का मौका बार बार नहीं आता, दिमाग में बैठा लीजिए। वरना आपको पता है ना यूपी बिहार में ज़्यादा सिस्टम क्या चलता है। किसी तरह 10वीं कर लिया, अब चलिए लोहा फैक्ट्री में, या चलिए फिर विदेश चलेंगे। अब वहाँ जा कर के एजेंट भेज तो देता है विदेश में, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होता है, बाद में पता चलता है यहाँ गए थे कुछ और काम करने में, जाकर भेड़ बकरियाँ चरवा रहे हैं। तो काम तो खैर कोई से बुरा नहीं होता, लेकिन यही मैं आपको बोलूँगा कि पढ़ लिख लोगे तो थोड़ा आपका जगह बदल जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगी और अच्छा माहौल भी मिलेगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे फिर से 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पहला प्रश्न जो आपको बोल रहा है, कह रहा है खनिज तथा अयस्क को उदाहरण सहित समझाइए तथा कॉपर के 2 मुख्य अयस्क को लिखिए। पहले हमको खनिज को और अयस्क को डिफाइन करना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कॉपर के 2 मुख्य अयस्क को भी समझाना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज के बारे में। कह रहा है भूपर्पटी। भूपर्पटी का मतलब होता है पृथ्वी की सतह, ध्यान रखना। तो कह रहा है भूपर्पटी यानी पृथ्वी की सतह में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसमें जैसे यानी उदाहरण क्या है, लोहा है, कोयला है, सोना है, क्वार्ट्ज है, हीरा, तांबा, ग्रेफाइट आदि, ये सब खनिज के उदाहरण हैं। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलिए अयस्क यानी और। कह रहा धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा होती है अयस्क कहलाते हैं। यानी धातुओं के यौगिक की बात कर रहा है। जिस यौगिक का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी निश्चित अनुपात में हम किन्हीं भी तत्वों को मिलाएंगे तो वो यौगिक उसको नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर जो उदाहरण है वो है सोडा ऐश Na2CO3। तो देखो यहाँ पर सोडियम भी है, यहाँ पर ये क्या है, CO3 भी है। तो इसका मतलब सोडियम धातु है, तो इसमें धातु मिक्स है। ऐसी मैग्नेसाइड है MgCO3 आदि, बहुत सारे हैं, आप देख लीजिएगा। कम से कम 2-2 4-4 तो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्नेसाइड देखो यहाँ Mg है, यानी ये मैग्नीशियम का अयस्क है, और यहाँ सोडियम यानी ये सोडियम का अयस्क है। ऐसे करके पहचानना पड़ता है। अब आता है यहाँ पर कॉपर के 2 मुख्य अयस्क। तो पहला काल्कोसाइड है Cu2S है, और दूसरा है कोवेलाइट Cus। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा। वीडियो को थोड़ा बार बार अगर आप लोग देखेंगे तो वैसे ही आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये हो चुका है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, थोड़ा लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक का बटन है वहाँ पर, लाइक दबा दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगती है, और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक दबा दो। आप लोगों की मर्जी है, उसमें हम क्या बोलेंगे। मेरे पे तो भाई जितने साधन है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेटर दे सके। ठीक है, तो देखिए अब है आपके पास प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2 में 2 सवाल है, A और B करके दिया है। कह रहा है आयनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और दूसरा बोल रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, समझाइए। 2 सवाल हैं, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे सवाल हैं, यानी प्रश्न है। अब सबसे पहले इसमें जो हम आपको आंसर बताते हैं वो ये वाले का बताते हैं, बी का भी हम आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है। तो देखिए पहला आयनिक यौगिक है, कह रहा है आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक रासायनिक आबंध बनता है। इन यौगिकों में
दो विपरीत आवेशित आयन धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे से प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। आयनिक यौगिकों में क्या होगा, एक आपके पास धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। ये दोनों जो तत्व या फिर परमाणु जो हैं वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे। अब कैसे, उदाहरण देखिए, जैसे सोडियम है, इसका आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, और क्लोरीन में 7 होते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देता है तो धनायन बन जाता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणायन बन जाता है। तो यही बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी जब होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेन देन करते हैं, तो इनके बीच में सिंगल बंध बन जाता है, आबंध बन जाता है। ये बना है ना आबंध, ये है आबंध, आबंध, जिसको इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना बस। तो ये आपके पास हो गया आयनिक आबंध हो गया, या फिर आपके पास क्या हो गया, आयनिक यौगिक हो गया। आबंध आयनिक आबंध हो गया, और यौगिक आयनिक यौगिक हो गया। क्योंकि Na और Cl दोनों किसी अनुपात में मिले तो यौगिक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब ये जब टूटेगा तो एक धनायन में जाएगा और एक ऋणायन में जाएगा, तो यानी आयनिक यौगिक हो गया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप बार बार पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, कॉल करें, आप बात करें, अपने डाउट पूछिए। लाइफ में कैसे आपको नंबर अच्छे लाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है, कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके बी पार्ट के बारे में बात करते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो सबसे पहले आपको गलनांक समझना है, ये गलनांक क्या होता है। ठीक है, गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी वह तापमान जिस पर कोई भी जो पदार्थ है ना वो किस में चलने लग जाए, वो उसमें चला जाए, किसमें, द्रव अवस्था में बदलने लग जाए। ठीक है ना, तो उसका हो गया आपके पास गलनांक। कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं बी के बारे में। अब देख लीजिए यहाँ पर आंसर बी का आंसर देख लीजिए। एक आंसर मैं बता चुका हूँ, जगह के वजह से मैं इसको 2 बारी में लिख रहा हूँ। तो बी का आंसर में क्या है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक। देखो भाई, आयनिक यौगिक में आपको क्या समझाया था कि एक इधर भी है और एक इधर भी है, तत्व या परमाणु, ये दोनों किसी एक आयनिक बंध से बंध है। यानी दोनों के बीच में जब भी कोई तत्व या परमाणु किसी आयनिक बंध से बंधा होता है ना, तो उसका बॉन्डिंग जो था बहुत मजबूत होता है। ये दिमाग में डाल लेना। जब मजबूत होगा तो बोल रहा है कि आयनिक यौगिकों में धनायन तथा ऋणायन एक दूसरे से प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इस प्रबल बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। बता दिया ना कि इधर एक तत्व है, इधर एक तत्व है, और दोनों आयनिक हैं, मतलब एक धनायन ऋणायन, लेकिन ये बंधे हैं दोनों एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा मजबूती है मतलब इनके बीच में, तो जल्दी से ब्रेक नहीं हो सकते। इसी कारण से उनका गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए 2 प्रश्न का उत्तर हम देख चुके हैं। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न के बारे में देखते हैं और उसका उत्तर समझते हैं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर अब आपके पास प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि निस्तापन तथा भर्जन को विस्तार से समझाइए। अगर हम इसको विस्तार से समझाते तो देखिए, सबसे पहले हम निस्तापन को समझते हैं। कह रहा है किसी अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में या वायु की नियंत्रित मात्रा में तीव्र गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। कोई भी अयस्क आपने लिया, उसको वायु की सीमित मात्रा में या फिर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करा, बिना पिघले, पिघलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, तो ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। जैसे देखिए बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया देख लीजिए, कितना बढ़िया तरीके से समझाया है कि जब हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये एल्यूमिना देगा और जल को बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसके साथ जल मिला हुआ है। तो ये वाली प्रक्रिया किसकी हो गई, निस्तापन की। अब भर्जन क्या बोलता है, भर्जन बोल रहा है किसी अयस्क को तीव्र वायु की उपस्थिति में, देखो भाई ये वायु की उपस्थिति था, यहाँ पर सीमित मात्रा या अनुपस्थिति था, तीव्रता
से गर्म करके उसके धात्विक ऑक्साइड में बिना गलाए बदलने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। देखो भाई, यहाँ पर पिघलना नहीं चाहिए, याद रखना, पिघल गया तो मामला गड़बड़ हो गया। तो वही बोल रहा है, देखो यहाँ पर कॉपर पायराइट दिया है ना, यहाँ पर ये कॉपर पायराइट है, लिख लेना। ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो Cu2S बना देगा, 2FeS बना देगा, SO2 निकल जाएगा बाहर। और देखो ये आपके पास Cu2S आया है ना, इसमें अगर ऑक्सीजन मिलाते हैं तो Cu2O बन जाएगा। ये कॉपर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज को। और यहाँ पर आयरन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दिया, 2FeO, तो ये भी आयरन ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। और ये SO2, 2SO2, ऐसी S+O2 करोगे तो SO2 बना देगा। यहाँ स्पेस नहीं है इतना, लेकिन लिख देता हूँ, S+O2 करोगे अगला तो ये SO2 बना देगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वही बात है, निस्तापन में आपके पास कॉन्सेप्ट क्या था, वायु की बस सीमित मात्रा या फिर अनुपस्थिति। और यहाँ पर क्या था, वायु की तीव्र मात्रा लेकिन पिघलना नहीं चाहिए अयस्क। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से आपको समझा दिया है निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। बार बार पढ़िए, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इधर लाइक का बटन होगा अंगूठा वाला, उसको दबा दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों को भी हिम्मत मिलेगी आप लोगों को और बेटर पढ़ाने की। कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों की श्रद्धा है, देख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम अगला जो ये प्रश्न संख्या 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आज का लास्ट प्रश्न है और उसका उत्तर भी यहाँ सामने लिखा हुआ है। अब बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझना थोड़ा अच्छे से, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। क्या रहे, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आपको इसके बारे में लिखना है। धातुमल है और प्रगलन है। पहले धातुमल को समझते हैं। धातुमल क्या होता है, कह रहा है गालक और अयस्क की अशुद्धियों के मिलने से बनने वाला एक गलनीय पदार्थ है जो धातु निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण का मतलब होता है अयस्क से धातु को निकालना, प्रक्रियाओं जिससे प्रगलन में अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। यानी धातुमल क्या है कि ये बोल रहा है ना, जैसे गालक और अयस्क की अशुद्धियों के मिलने से, यानी दो चीज के मिलने से कोई जो तीसरी अशुद्धि के रूप में जो बाहर निकलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, धातुमल बोलते हैं। ठीक है ना, ये बोल रहा है ना अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है, अपशिष्ट मतलब बचा हुआ। ठीक है, अब उदाहरण बोल रहा है लौह प्रगलन में बनने वाला कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 धातुमल कहलाता है। अब लौह का प्रगलन हो रहा है, यानी लोहे का कुछ भी उसका एक तरीके से पिघलाना समझ लीजिए। तो जब उसका प्रगलन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या बन रहा है अपशिष्ट के रूप में, कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, धातुमल बोलते हैं। प्रगलन बी है, प्रगलन क्या बोल रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करके उसमें से रासायनिक अपचयन के जरिए शुद्ध धातु निकाली जाती है, जिसमें अक्सर कोक जैसे अपचायक और फ्लक्स का उपयोग होता है ताकि अशुद्धियां धातुमल के रूप में अलग हो सके और पिघली हुई धातु प्राप्त हो। देखो भाई, इसमें धातुमल में और प्रगलन में क्या डिफरेंस है। धातुमल बस ये बोल रहा है कि गालक और अयस्क की जो भी अशुद्धियाँ होती हैं ना, उनको मिलाओगे तो एक नई चीज़, एक वेस्ट यानी अपशिष्ट के रूप में एक नया पदार्थ मिलेगा, जिसको धातुमल कहते हैं। और प्रगलन में क्या बोल रहा है, ये एक प्रक्रिया है, अपचायक कंसेप्ट बोल रहा है यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन को हटा देना। ठीक है, अब ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, या पिघली हुई अवस्था में धातु मिलेगी, जिसको हम प्रगलन बोलते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है कोई भी चीज़ें। बस मैं ये चाहता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ लें, जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ आप लोग नोट्स बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और अच्छे तरीके से देखिए। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो हम भी आपको कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाना ना इतना आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। वीडियो बनाने से बेटर होता है ऑफलाइन पढ़ा देना, लेकिन आप लोग शायद समझोगे या नहीं समझोगे, बस मैं यही जानता हूँ कि बस पढ़ लीजिए।
चलिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।